ओके, सो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि कोड बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, कोड बेस्ड क्वेश्चन एथिक्स के जो हैं उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। राइट। तो हर बार यूपीएससी 3 क्वेश्चन तो फिक्स पूछती है। अभी मतलब एक दो क्वेश्चन इनडायरेक्टली कोड फॉर्मेट में फिर और पूछ रही, तो लगभग मान के चलो आप 4 से 5 क्वेश्चन कोड फॉर्मेट में आते हैं, है ना। 3 डायरेक्ट रहता है, एक या दो क्वेश्चन इनडायरेक्ट रहता है, मतलब कोड दे देगा बट उसका कुछ रूल पूछेगा किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जैसे वार पे मान लो कुछ पूछ लिया, है ना। तो अप्रोच अगर हम लोग समझे कोड का कैसा रहेगा, इसमें थोड़ा सा जो आप लोग ऐसे में लिखते हो उस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, है ना। ऐसे में जैसे हम लोग का अप्रोच क्या रहता है, पर्सपेक्टिव लिखते हैं, काउंटर पर्सपेक्टिव लिखते हैं, वे फॉरवर्ड, है ना, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये अप्रोच रहता है हमारा ऐसे को लेके। राइट। इसको हम लोग बेटर थोड़ा समझते हैं कोई एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये कोट है, पीस कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड बाय फोर्स बट बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फोर्स, अंडरस्टैंडिंग, पीस। ये हमारे पास 3 कीवर्ड हैं इस कोट के। तो जब भी आपके पास कोट बेस्ड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि क्वेश्चन जो कोट है उसके कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीस है एक कीवर्ड, दूसरा है फोर्स, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग। पीस मतलब शांति, फोर्स मतलब बल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। तो हम लोग पीस अगर स्टेब्लिश करना हो तो फोर्स के यूज से हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग या समझ से स्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो अगर मान लो इस पे हम लोग को ए से लिखना होगा तो हम लोग इंट्रोडक्शन पहले बनाएंगे, है ना। अब उसमें हम लोग हो सकता है पीस से शुरुआत करें, या फिर अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत करें, या फिर फोर्स और अंडरस्टैंडिंग का, समझ का रिलेशन, कोलिंग कोरिलेट करने की कोशिश करें। राइट। फिर इसमें हम लोग एक एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव ले सकते हैं कि पीस से कैसे, हाउ वी कैन अचीव पीस बाय फोर्स। ये हमारा पहला एस्पेक्ट हो गया। जब भी आपको कोड का टॉपिक मिले तो जरूरत है ये आपको उसको हेडिंग में कन्वर्ट करने की। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे लिखना तो बहुत अच्छे से आप कोड को एड्रेस नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कोशिश करना है कि कोड वाले क्वेश्चन में हेडिंग में आप कोड को ब्रेक कर पाओ। जैसे यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, हम लोग पीस कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं फोर्स से, है ना। जैसे मान लो आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है किसी जगह पे, तो क्या वहां पे फोर्स यूज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ सकती है। मे बी मान लो आपके अगर कुछ मान लो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं तो वहां पे फोर्स यूज करना पड़ेगा। मान लो वॉर लाइक सिचुएशंस है, वहां पे फोर्स यूज करना पड़ेगा। तो कई बार हमको फोर्स भी यूज करना पड़ सकता है ना। तो सेकेंड हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, पीस बाय अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं समझ। इससे हम लोग पीस कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इस कोट को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया कि फोर्स से पीस कैसे स्टेब्लिश हो रहा है, समझ से कैसे पीस स्टेब्लिश हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गांधी जी का बात करो, कि नॉन वायलेंस की बात करो, कैसे उन्होंने पूरे मूवमेंट को नॉन वायलेंट बनाया। आप मार्टिन लूथर किंग की बात कर सकते हो। राइट। तो यहाँ पे आपको दिखानी है कैसे समझदारी से चीजों को अचीव, अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। जो हम लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइम गोल क्या था, स्वराज। अभी मैं बस कुल अभी हम लोग आगे क्वेश्चन है, हमने 3 से 4 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस कुल अप्रोच समझने के लिए बस ब्रेक कर रहे हैं टॉपिक को, कोड को। तो कोई भी टॉपिक आए, अप्रोच थोड़ा सा ऐसे वाला रखना है, पर्सपेक्टिव ये है पीस बाय फोर्स, पीस बाय अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें काउंटर पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपको मतलब इसका काउंटर सोचना है।
क्या पीस से हम लोग फोर्स से पीस अचीव कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग? अब इसमें अगर मान लो सोचना हो, है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बैलेंस यूज ऑफ साउंड। सभी लोग अपना प्लीज बंद करके रखें। ओके। सो यहाँ पे हम लोग थर्ड हेडिंग हम लोग क्या बना सकते हैं? बैलेंस यूज ऑफ फोर्स एंड पीस, है ना। अगर हम लोग दोनों का बैलेंस यूज करते हैं, फोर्स मतलब क्या है? हार्ड पावर। और जो समझ है या फिर अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉफ्ट पावर। और दोनों अगर मिल जाता है तो क्या हो जाता है? स्मार्ट पावर, है ना। तो अगर आप आईआर में देखोगे तो ज्यादातर कंट्री इसी को फॉलो करती है। कोई कंट्री बस केवल सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर पर रिलाई नहीं करती है, दोनों यूज करती है। तो यहाँ पे आप आईआर से आर्गूमेंट दे सकते हो, या फिर जब भी आपकी जरूरत पड़े तो आप हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों यूज करो। ठीक है। तो अब हमने सिंपल से कोड को तीन हेडिंग में ब्रेक कर दिया। फोर्स से कैसे हम लोग पीस अचीव कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग या समझदारी से कैसे पीस अचीव कर रहे हैं, दोनों का जुडिशियस बैलेंस अगर करके यूज करें, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट पावर, उससे हम लोग कैसे पीस अचीव कर सकते हैं। राइट। अब इसके बाद हमको एक कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है। कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप देखोगे, जैसे मान लो फोर्स अगर हम लोग यूज करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म पीस आप स्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है? लॉन्ग टर्म पीस, है ना। तो अगर आप फोर्स यूज करोगे तो शॉर्ट टर्म पीस अचीव कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और समझ दिखाओगे हर चीजों में, डिप्लोमेसी पे फोकस करोगे, सॉफ्ट पावर पे फोकस करोगे, ट्रेड पे फोकस करोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि पीस लॉन्ग टर्म में स्टेब्लिश हो सकती है। ठीक है। तो हम लोग का ये फाइनल एनालिसिस क्या है? हमको दोनों यूज करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा यूज करना है। फोर्स का यूज करना है शॉर्ट टर्म पीस के लिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर इशू है, कुछ मतलब जहाँ पे ऑफेंसिव चीजें हो रही हैं, है ना। डिफेंसिव पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। डिफेंसिव रिलीजन एक आईआर में कीवर्ड है कि अपने डिफेंस के लिए। ठीक है। अल्टीमेटली वी हैव टू रिलाई मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग या समझ। हम लोग को ज्यादा रिलाई किस पे करना है? अपने समझ पे। ठीक है। अगर हम उस पर रिलाई करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म पीस स्टेब्लिश कर पाएंगे। अब जैसे जब आप ऐसे लिखते हो, कोई भी ऐसे कोड को किस तरीके से ब्रेक करते हो? इसी तरीके से ब्रेक करते हो। इस पे आप अलग अलग एरियाज में पेस्टल अप्रोच लगाते हो, या फिर और भी अप्रोच हैं, GS 1 2 3, या फिर इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, अलग अलग अप्रोच लगा के आप ऐसे को ब्रेक करते हो, या फिर जैसे लाइफ साइकिल अप्रोच हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? कोड को ब्रेक कर दिया वेरियस हेडिंग्स में। तो थोड़ा सा ऐसे वाला अप्रोच यहाँ पे यूज करना है जब भी कोड के क्वेश्चन आए। उसको अगर आप देखो, आप इन तीन हेडिंग से आपका कोड बहुत अच्छे से एड्रेस हो गया। क्वेश्चन क्या था? पीस कैन नॉट बी स्टेब्लिश बाय फोर्स बट बाय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। शांति हम लोग बल से नहीं स्टेब्लिश कर सकते, बट समझ से कर सकते हैं, ये कोट था। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा पहले एग्री किए कि समझ से कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, फोर्स से कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर हमने फाइनली इसको काउंटर किया। फिर हमने एक बताया कि बैलेंस यूज होना चाहिए, लेकिन हमको ज्यादा रिलाई किस पे करना है? अंडरस्टैंडिंग या समझ पे, जैसे डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर। ठीक है। आईआर में जैसे कीवर्ड है लो पॉलिटिक्स टू हाई पॉलिटिक्स। जैसे मतलब बहुत सारे स्कॉलर हैं आईआर के, वो बोलते हैं कि जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है ना, तो अगर रिलेशन को स्टेब्लिश करना है या फिर से मतलब इम्प्रूव करना है, तो हम लोग को हाई पॉलिटिक्स एरिया वाले में ज्यादा फोकस अभी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, टेररिज्म है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट वार्ता शुरू करोगे या फिर यहाँ से आप सोचोगे चीजें सही हो जाएं, तो नहीं सही होंगी। पहले हमको लो पॉलिटिक्स वाले एरियाज को रिजॉल्व करने पड़ेंगे। लो पॉलिटिक्स क्या आता है? डिप्लोमेसी पे आता है ना। कल्चरल एक्सचेंज की बात होती है, ट्रेड कॉमर्स की बात होती है। तो पहले आप इन सब चीजों को सही करो। ये एक बार सही हो गया तो फिर आप जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं वो भी सही हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लो पॉलिटिक्स मतलब किस पे फोकस कर रहा है? समझ पे, अंडरस्टैंडिंग पे। ये आपकी दिखा रहा है समझ कैसे आपने पहले लो पॉलिटिक्स से शुरुआत किया, फिर आप फाइनली गए हाई हाई पॉलिटिक्स एरियाज में, कंट्रोवर्शियल एरियाज में। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो यहाँ बहुत मुश्किल है कि आपका कंसेंसस या फिर आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मल चीज से शुरुआत करोगे जहाँ पे कंसेंसस बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आपके लिए पीस अचीव करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एक हम लोग का तरीका है कोड को ब्रेक करने का। और हमेशा पॉइंटर्स में लिखना है, अगर पॉइंटर में लिखोगे तो आपके मार्क्स हमेशा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पैराग्राफ में आप इस तरीके से चीजों को ब्रेक नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, है ना। हो सकता है आपने पैराग्राफ में शुरू किया, पीस और फोर्स की बात करते करते आपका एक पेज डेढ़ पेज खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसे के हर एस्पेक्ट को कवर करो, फिर उसके बाद कैसे उसको काउंटर करें उस पे आ जाओ, वो भी चीज जरूरी है ना। तो ये एक चीज हो गया, जैसे आप मतलब कोई भी टॉपिक आए तो फोकस थोड़ा ऐसे वाला अप्रोच होना चाहिए, हेडिंग में ब्रेक करो और पॉइंटर में लिखना है, ये हमारा बेसिक अप्रोच है कोड बेस्ड क्वेश्चन का। इसमें किसी को कुछ डाउट है? दूसरा हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब इंट्रोडक्शन देखो कई तरीके से हो सकता है ना, कि जो कोड है उसका कोर थीम क्या है, या किस पे बेस्ड है। जैसे यहाँ पे क्या किस पे बेस्ड है, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट पावर, है ना। तो आप शुरुआत से ही बता सकते हो कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर का बैलेंस कैसे होना चाहिए, दोनों क्या है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, रिलेशनशिप क्या है, कंट्रीज कैसे दोनों को यूज करती हैं पीस एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, एक आप कोर थीम पे जा सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि आपका मान लो कोई सेंट्रल थीम है, मान लो करेज पे पूछ रहा है या फिर करेक्टर पे पूछ रहा है, तो आप उसको क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई आपको रिलेटेड कोड पता है तो आपने उस पे रिलेटेड कोड लिख दिया, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारे पास कोड है, पावर कमांड्स ओबीडियंस इथिकल लीडरशिप अनलेजिटिमेसी, है ना। शक्ति से क्या होता है, आज्ञा पालन करा सकती है किंतु नैतिक नेतृत्व की वैधता अर्जित करता है। नैतिक नेतृत्व ही रहेगा तभी आप वैधता या फिर लेजिटिमेसी अर्जित कर पाओगे। ठीक है, आप अगर सोचो बस फोर्स से आपका लेजिटिमेसी आ जाए तो नहीं आएगा, है ना। तो इस पे कई सारे कोड हैं, कोड बेस्ड आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। जैसे आप इसमें स्पाइडरमैन मूवी में ये चीज बहुत फेमस डायलॉग है, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, या फिर आपका एक तरीका ऐसा हो सकता है, दूसरा कोट मान लो आप इसमें रिलेट कर सकते हो, जैसे पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ठीक है, तो अब आप दोनों कोट पढ़ के देखो रिलेट हो रहा है टॉपिक से, कि जैसे अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पावर ओबीडियंस, पावर से कैसे ओबीडियंस आ रहा है, इथिकल लीडरशिप से कैसे लेजिटिमेसी आ रही है ना। पावर से जरूरी नहीं है कि आप लेजिटिमेसी या फिर वैधता अर्जित कर पाओ, ठीक है, लेकिन अगर इथिकल लीडरशिप रहेगी तो आप लेजिटिमेसी अचीव कर सकते हो। तो आप एक कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो कई बार आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पता, हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बट कुछ कोट आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्कॉलर से लिंक कर लेंगे कि ये मान लो प्लेटो का थ्योरी है ना। मान लो जैसे प्लेटो का जैसे हम लोग वर्च्यू एथिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें चार कार्डिनल वैल्यू है ना। तो अब इसमें प्लेटो का एक बहुत फेमस कोट है, जैसे मान लो जो फिलोसफर किंग की बात करते हैं, द रूलर मस्ट बी अ फिलोसफर किंग, है ना। क्या बोलते हैं, रूलर क्या होना चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए, हु इज द लवर ऑफ नॉलेज या फिर विजडम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रूलर क्या होना चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए, हु इज द लवर ऑफ विजडम या फिर बुद्धिमत्ता, या फिर नॉलेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अब आप देखोगे वर्च्यू इथिक्स में अगर आप पढ़े होगे तो विजडम हो गया, करेज हो गया, ये सब उसका पार्ट है ना। तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि प्लेटो का जो वर्च्यू इथिक्स थ्योरी है उसमें विजडम एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कार्डिनल वैल्यू है। ठीक है, तो इस कोट में जो स्कॉलर हैं प्लेटो हैं वो फोकस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम पे, कि रूलर के पास विजडम होना चाहिए।
राइट। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना कोट शुरू कर सकते हो। कई बार बस आप क्या कर सकते हो, कोट को इलेबोरेट कर सकते हो, कि बस उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। कई बार कंफ्यूजन जब आपको होगा, जैसे भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे, मान लीजिए ये वाला कोट है, ethics is knowing the difference between what we have the right to do and what is right to do। नैतिकता यह जानना है कि हमें क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है। यही डिफरेंस, यही अंतर अगर आप समझ पा रहे हो तो आप एथिकल हो, मतलब आप एथिक्स को अच्छे से समझ रहे हो, है ना। तो अब इसमें मान लो ये कोड कॉम्प्लेक्स है, मान लो एक बार में समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, मतलब एथिक्स एथिक्स को डिफाइन भी कर सकते हो। या फिर एक तरीका ये भी है, आप इसी कोड को बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर दिए, कि जिससे जो इवेल्युएटर है, एग्जामिनर है, उसके दिमाग में ये चीज आ गया कि आप बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ गए हो, है ना। तो इस तरीके से आप कोड को शुरू कर सकते हो। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी पार्ट हमने डिस्कस ही कर लिया, कि मतलब आपको ऐसे ऐसे का थोड़ा अप्रोच फॉलो करना है कोड वाले क्वेश्चन में। पैराग्राफ में नहीं लिखना है, कोशिश करना है कि टॉपिक को आप ब्रेक करो। ठीक है। अगर टॉपिक को आप ब्रेक कर ले गए तो बहुत अच्छे से आप कोड के हर एस्पेक्ट को कवर कर पाओगे। और अगर आप 7-8 पॉइंट विथ एग्जाम्पल लिख दिए तो आपके आराम से 4.5 या 5 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। लेकिन पैराग्राफ में अगर आप मान लो 4 या 5 पैराग्राफ में लिख रहे हो सकता है कि आपने 2 ही 3 डायमेंशन कवर किए, डिटेल में कवर किए, और बहुत सारे डायमेंशन जो हम अगर पॉइंटर में लिखते तो बहुत सारे एस्पेक्ट कवर हो सकते थे। ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इस जब आप कोट करो, पॉइंटर में लिखना है, कोट को हेडिंग में ब्रेक करना है, और थोड़ा सा ऐसे वाला अप्रोच रखना है कि पर्सपेक्टिव, काउंटर पर्सपेक्टिव, जो हम लोग बोलते हैं थेसिस, एंटी थेसिस, फिर एक सिंथेसिस, है ना, मतलब वे फॉरवर्ड, या फिर आपका फाइनल एनालिसिस क्या है उसको आप बताओ। राइट। मान लो कई बार करेक्टर पे कोट रहेगा, तो आप जो कोट है उसको बताओ, उसके बाद आप बता दो कैसे करेक्टर बिल्ड कर सकते हैं सिविल सर्वेंट में, अगर सिविल सर्वेंट पे कोट है तो, है ना। यहाँ तक किसी कुछ कंफ्यूजन? ओके, तो हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट। अब हम यहाँ से हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा सा आंसर कैसे लिखना है ना। स्टार्टिंग में हमने समझा अप्रोच कैसा रखना है, अब यहाँ से हम लोग फोकस करेंगे आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पावर कमांड्स ओबीडियंस, इथिकल लीडरशिप अर्न्स लेजिटिमेसी, है ना। शक्ति आज्ञा पालन करा सकती है किंतु नैतिक नेतृत्व ही वैधता अर्जित करता है। अब देखो ये बस आपका कोड दिया है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ शुरू है, आपको मतलब कीवर्ड फाइंड करने हैं क्वेश्चन वाले। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट। ठीक है, कि ये कोट आपको क्या मतलब उपयुक्त कथन का आपके लिए क्या अभिप्राय है। ठीक है, इससे आप क्या समझ रहे हो इस कोट से, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, वैश्विक संघर्षों के समाधान एवं अस्थायी शांति की स्थापना में महाशक्तियों के नैतिक दायित्वों की चर्चा कीजिए। ठीक है, मतलब सेकंड एस्पेक्ट हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, जो ग्रेट पावर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उनके नैतिक दायित्व पर, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। राइट। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी लिख दिया है। इसमें क्या कोई और तरीके से कुछ इंट्रोडक्शन सोच पा रहा है? एनीवन? सर, अगर महात्मा गांधी और हिटलर को तुलना करते हुए हम आंसर शुरू करें तो महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी और हिटलर की तुलना करते हुए जैसे हिटलर शक्ति आज्ञा पालन तो करा सकता था, लेकिन महात्मा गांधी नैतिक नेतृत्व था, बिना पावर के ही वो हम्म आज्ञा पालन कराए वैधता अर्जित किए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। एक तरीका ये भी आप रख सकते हो इंट्रोडक्शन में, कि हम लोग कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल से शुरू कर दें। ठीक है, या फिर रोल मॉडल हम लोग बोल सकते हैं, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तरीका ये हो गया। अब देखो इस
क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करते हैं थोड़ा, कि इसमें पूछ क्या रहा है। पहला पूछ रहा है इस कोड का आप मतलब इस कोड से आप क्या अभिप्राय है, आपके लिए क्या अभिप्राय है ना। तो हम लोग का हेडिंग वन क्या बनेगा? अभिप्राय बस, हाँ, अभिप्राय। ठीक है। मीनिंग ऑफ अबव कोड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि इस कोड का मीनिंग क्या है मेरे लिए, है ना। अब देखो, इसमें एक एस्पेक्ट और है कि वैश्विक संघर्षों के समाधान एवं अस्थायी शांति की स्थापना में महाशक्तियों के नैतिक दायित्वों की चर्चा कीजिए। तो हमारा सेकंड हेडिंग भी इसमें रहेगा। इसमें क्या होगा? नैतिक दायित्व या फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेजर या फिर ग्रेट पावर्स। ठीक है, यहाँ पे दो एस्पेक्ट में हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को समझने का। पहला कि इस कोड का मीनिंग क्या है। अब देखो, इसमें जैसे मीनिंग समझने के लिए ना हम लोग इस क्वेश्चन को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे में जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को ब्रेक करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि पावर कमांड्स ओबीडियंस, है ना, एथिकल लीडरशिप अंस लेजिटिमेसी। तो पहले आप पावर या फिर शक्ति पे फोकस करो, कैसे मतलब ओबीडियंस क्रिएट करता है। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? इथिकल लीडरशिप, इससे कैसे आता है लेजिटिमेसी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि ओबीडियंस पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आप तीन तीन पॉइंट दोनों साइड लिख दिए तो आपका पहला वाला एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें आप चाहो तो कुछ डायग्राम भी डाल सकते हो, है ना। इसमें फर्स्ट वाले एस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि पावर से सर ओबीडियंस क्यों आता है। सर एक पॉइंट दंड हो गया, पावर का इधर लगता है कि कुछ में दंड मिल सकता है। हाँ, पनिशमेंट। ठीक है, फियर ऑफ पनिशमेंट होता है इसमें। ठीक है, कुछ और पॉइंट, ओबीडियंस और क्यों आता है पावर के, पावर से। मतलब देखो, सेम वर्ड है, उसका हमको अलग अलग इंटरप्रिटेशन करना होगा ना। कि पावर क्या होता है, हार्ड पावर होता है, इट इज अ कोerसिव इन नेचर। ठीक है, जैसे ऐसा बोलते हैं कि ए हैव पावर ओवर बी, मतलब ए अगर कुछ कर रहा है ऐसा, मान लो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे ए हैव पावर ओवर बी इफ बी इज डूइंग समथिंग, इफ ही डजंट वांट टू डू, इफ बी डजंट वांट टू डू। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो ए के कहने पे कर रहा है, लेकिन वो खुद से नहीं चाहता करना। इस तरीके से आप पहले चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो, है ना। और जैसे आपको पॉइंट सोचना है तो पहले एलिमेंट पे सोचो, एलिमेंट ऑफ पावर क्या है। जैसे मान लो हम लोग यूएस को बोलते हैं पावरफुल है, क्यों पावरफुल है? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। क्यों पावरफुल है? उसके पास सुपीरियर नेवी है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग लेवल पे उसको ब्रेक करो, तब आप सोच पाओगे कि जैसे मान लो इंडिया क्यों, मतलब मान लो यूएस या फिर यूएस जैसे कंट्री है, यूएस चाइना हो गई, बहुत सारी कंट्री क्यों उससे इंटरेस्ट से अगेंस्ट नहीं जा पाती हैं, है ना। जहाँ पे यूएस का इंटरेस्ट सर्व होता है यूएस वही करता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रियों को उसी के हिसाब से चलना होता है। क्यों चलता है? क्योंकि उससे इंडिया का भी नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है ना। तो फियर ऑफ पनिशमेंट होता है, कई बार आप मतलब देखते हो कि उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप दो तीन चीज कर दिए, एलिमेंट बता दिए क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी, नेवी है, ह्यूमन रिसोर्स है ना, फंडिंग है। जैसे अगर मान लो इंडिया को चाहिए फंडिंग, तो इंडिया को यूएस की बात माननी पड़ेगी, या फिर कोई भी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो इन जनरल अगर आपका कोई पावरफुल कंट्री के साथ रिलेशनशिप है और उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो आपको कई बार आपको फॉरेन पॉलिसी में कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे फियर ऑफ पनिशमेंट में आप आईआर वाला अगर एग्जांपल ले रहे हो, तो जैसे सैंक्शन का एग्जांपल आप दे सकते हो, है ना। अमेरिका थ्रेट करता है सैंक्शन के लिए, तो बहुत सारी कंट्री उसके हिसाब से फॉलो करती है, मतलब यूनिलैटरल जो अप्रोच होता है फॉरेन पॉलिसी में उसका। तो हम लोग इसमें देख लिए कि पावर से कैसे ओबीडियंस आ रहा है।
ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट है इथिकल लीडरशिप से लेजिटिमेसी कैसी आ रही है। लेजिटिमेसी मतलब कोई आप मान लो काम कर रहे हो एक जैसे इस तरीके से हम लोग इसमें फार्मूला भी एक बना सकते हैं। पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेसी, है ना। इथिकल लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या छुपा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। उसमें आपका एक मतलब ड्यूटी छुपा हुआ था, ऐसा नहीं होता कि आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, है ना। तो यहाँ पे आप इथिकल वर्ड को, इथिकल लीडरशिप को ब्रेक करोगे, तब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। इथिकल लीडरशिप का मतलब क्या है, जो सिविल सर्वेंट है या फिर जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो इथिकल है, वो उसके पास इंटीग्रिटी है, ही इज फुलफिलिंग हिज ड्यूटी। ओके, ही इज बिल्डिंग द ट्रस्ट। ओके, ही इज इंश्योरिंग द गवर्नेंस शुड बी सिटीजन सेंट्रिक। तो वहां पे क्या होता है, एक लेजिटिमेसी स्टेब्लिश होती है ना। वो रिस्पेक्ट कर रहा है डेमोक्रेसी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, कंसेंसस ओरिएंटेड ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग है ना। तो इथिकल लीडरशिप का ये पहचान है कि कंसेंसस ओरिएंटेड होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, पीपुल सेंट्रिक होगा। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक लेजिटिमेसी आ जाती है। राइट। तो आप एक इसको फार्मूला भी यहाँ पे डाल सकते हो कि पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेसी। अगर मान लो हम लोग किसी को पावर दे दें, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दें, पावर माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा। वहां पे हम लोग देखेंगे अथॉरिटेरियन टाइप गवर्नमेंट हो जाएगी, या फिर अथॉरिटेरियन लीडर हो जाएगा, है ना। तो अगर रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, निरंकुश हो सकता है, ठीक है, अथॉरिटेरियन हो सकता है, टोटलिटेरियन हो सकता है। ओके, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक कीवर्ड है इथिकल लीडरशिप, तो चाहो तो एक आप ये फार्मूला यहाँ पे दिखा सकते हो, पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेसी। एक फार्मूला आप और बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। जैसे देखो इथिकल लीडरशिप क्या है, उसको थोड़ा सा आप बता दो कि वहां पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और क्या होता है, कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी अप होल्डिंग रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, इंटीग्रिटी होता है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होता है। इसकी वजह से क्या है कि आप मतलब जो अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इथिकल लीडर्स हैं तो हम लोग अचीव कर सकते हैं लेजिटिमेसी। यहाँ तक किसी कुछ कंफ्यूजन। इसमें चाहो तो अगर कुछ वैल्यू और ऐड करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। मतलब जैसे आप थोड़ा सा शॉर्ट डायग्राम बनाना है, या फिर आप इसको स्क्वायर डायग्राम भी बना सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, कंपासन होता है, होल्डिंग रूल ऑफ लॉ हो गया, है ना, जस्टिस ओरिएंटेड होता है। तो जितने वैल्यूज आप दिखाना चाहो, एक छोटा सा यहाँ पे आप डायग्राम बना के दिखा सकते हो इथिकल लीडरशिप को। और एक डायग्राम किसमें दिखाओगे, पावर और लेजिटिमेसी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सेकेंड एस्पेक्ट क्या बोल रहा है, इथिकल लीडरशिप ऑफ मेजर पावर। मतलब उनको कैसे, इथिकल लीडरशिप, अब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग जो यहाँ पॉइंट जनरेट करेंगे, ऐसा नहीं कि रैंडम सोचेंगे। जब भी हम लोग इंटरनेशनल एथिक्स पढ़ते हैं तो उसके क्या की प्रिंसिपल्स हैं, उसको यूज करके यहाँ पे हमको पॉइंट जनरेट करना है। ठीक है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेजर पावर्स क्या होना चाहिए। अगर मान लो वैश्विक संघर्षों के समाधान एवं स्थायी शांति के लिए महाशक्तियों के नैतिक दायित्व की चर्चा कीजिए। तो इनका नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे रिस्पेक्टिंग, हाँ बताओ। संवाद से समाधान एक कीवर्ड है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है समाधान के लिए कि जो बल है उसका संयम पूर्वक प्रयोग, नैतिक संयम के साथ प्रयोग। हाँ इसको मतलब हाँ ठीक है, जस्ट वार थ्योरी ना, हम्म,
एक, हाँ, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो, जस्ट वार थ्योरी बता सकते हो, मतलब इथिकल यूज ऑफ फोर्स, है ना। और क्या इसमें ला सकते हैं? सर पारदर्शिता। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे टॉपिक, देखो उस पे है कि मतलब ग्लोबल पीस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी पे, मतलब जो ग्लोबल लेवल पे युद्ध हो रहे हैं, या फिर मतलब बहुत सारे क्राइसिस हैं, है ना, जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज का इशू है, या फिर जेंडर जस्टिस की बात है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, न्यूक्लियर इशू है ना, तो ग्लोबल लेवल पे कैसे पीस और प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, तो हमको आईआर एथिक्स उस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं। सर पारदर्शिता मतलब कि ऑनलाइन जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो ना करना, सत्य राइट पारदर्शिता। हाँ ठीक है, इसको भी डाल सकते हैं, मतलब एक तरीके से, मतलब जो फेक न्यूज या फिर इस तरीके से लाते हैं उसको हटा सकते हैं, मतलब ये बहुत, लेकिन उतना अच्छा पॉइंट नहीं, इसको हम लोग लास्ट में ही रखेंगे। पहले ठीक कोशिश है करेंगे ज्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट रखें, है ना। अगर अच्छे पॉइंट आ जा रहे हैं तो फिर इसको लास्ट में रखेंगे, जैसे क्या बोल सकते हैं, रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, संप्रभुता मतलब अपहोल्ड करना जरूरी है। अब इसमें थोड़ा सा आप चाहो तो अपहोल्डिंग रूल्स, ग्लोबल रूल्स एंड नॉर्म्स, है ना, यूएन चार्टर का भी एग्जांपल आप दे सकते हो। अभी क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है कि कंट्रीज जो है यूएन चार्टर को फॉलो ही नहीं कर रही हैं, तो मल्टीलैटरलिज्म है वो क्या है, डिक्लाइन पे है। ठीक है, यूनिलैटरल एफर्ट ज्यादा हो रहा है, जैसे चाइना का एग्जांपल दे सकते हो आप, यूएस का एग्जांपल दे सकते हो आप। ठीक है, तो राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म हो रहा है और डिक्लाइन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, डिप्लोमेसी डायलॉग, ये वाला पॉइंट अच्छा है ना, कोई और पॉइंट? सर राष्ट्रहित के साथ वैश्विक हित का मध्य सामंजस्य रखना। अभी क्या हो रहा है, जैसे आप देखोगे कि एक- तो ये क्या हो रहा है कि जैसे कंट्रीज किस पे ज्यादा फोकस कर रही हैं, राष्ट्रीय हित पे, ना कि ग्लोबल पीस और प्रोस्पेरिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत क्या है, नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी को बैलेंस करने की जरूरत है। ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मतलब 5-6 एरिया कवर कर सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट को आप ला सकते हो, है ना, जैसे प्रोटेक्टिंग सिविलियंस हो गया, सिविलियंस की बात कर सकते हो, या फिर जो ग्लोबल रूल्स नॉर्म्स हैं इन सबको फॉलो करने की बात हो गई, है ना। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वाला भी एक पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंटेबिलिटी वाले में एग्जांपल हम लोग क्या डालेंगे, जैसे मान लो अमेरिका भी क्या किया है, जितने भी ग्लोबल एग्रीमेंट है ज्यादातर को विड्रॉ कर लिया है, जैसे पेरिस क्लाइमेट क्लाइमेट एग्रीमेंट, है ना, तो उससे क्या हो जाता है, क्लाइमेट मिटिगेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो ये हमारा एस्पेक्ट हो गया, है ना, तो अब इसमें और भी पॉइंट जनरेट कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचता है तो बस एक थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट हेडिंग बना दो, अभी के टाइम में चैलेंजेस क्या हैं, है ना, क्यों मतलब लीडर्स मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मेजर पावर के अगेंस्ट, या फिर वो खुद कई बार ऐसा हो रहा है कि इन्वॉल्व हैं प्रायोरिटाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट ओवर ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, जैसे अमेरिका का क्या है, अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, फोकस किस पे है कंट्रीज का, ग्रीड पे, है ना, प्रॉफिट पे, ना कि ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी पे। जिस तरीके से हम लोग चीजें देख रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंट का जिस तरीके से मतलब वो हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वो दिखा रहा है कि हम लोग का जो मॉडल है इकोनॉमी का बहुत पॉल्यूटेड मॉडल है। कंपनियां या फिर कंट्रीज फोकस कर रही हैं ग्रीड या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, राइट। आप क्या दिखा सकते हो, पावर पॉलिटिक्स, एक जॉन मियरसेमर की बुक है, उसमें मतलब ये बोलता है कि द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, है ना। तो ग्रेट पावर इस समय मतलब जो ट्रेजेडी की बात कर रहा है, मेनली वो बात कर रहा है यूएस और चाइना के बीच में। तो अभी इस दोनों में राइवलरी चल रहा है कि कौन आगे जाके सुपर पावर बनेगा, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सब कंट्रीज पे दिख रहा है, राइट। तो आप ऐसे कोट कर सकते हैं, जॉन मेयर सिमर, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स हाईलाइटेड द
ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना। किस तरीके से यूएस और चाइना में विवाद बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। यूनिलैटरलिज्म की बात कर सकते हो कि मतलब कंट्रीज अपने आप से ही सब कुछ कर रही हैं। जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। जैसे मान लो यूनाइटेड नेशन है, उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है। इट इज हैविली डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज या ओईसीडी कंट्रीज। है ना। तो जैसे हम लोग ग्लोबल साउथ और नॉर्थ को डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे जो कोर कंट्री है या जिसको हम लोग ओईसीडी बोलते हैं, ज्यादातर डोमिनेंस किसका है, इनका है, ओईसीडी कंट्रीज का, यूएन में। फिर आती है सेमी पेरिफेरी, जिसमें जैसे ब्रिक्स या मिडिल पावर हो गई। फिर आता है पेरिफेरी या फिर सैटेलाइट कंट्री। ठीक है। सबसे कम रिप्रेजेंटेशन किसका है, इनका है। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जयशंकर क्या बोल रहे हैं कि रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, है ना। तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, जैसे यूएनएस से रिफॉर्म की जरूरत है। वीटो पावर किसके पास है, P5 के पास है, और वो उसको मिसयूज करते हैं। ठीक है। अवॉइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपको सब कुछ नहीं लिखना है, बट चार पांच मेजर मेजर चैलेंजेस को आप कीवर्ड से बस लिख दो। और इसमें स्पेस बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बस इतना सही। फिर जिससे कि आप यहाँ पे 2 लाइन का कंक्लूजन लिख सको। अब देखो यहाँ पे कैसे हो सकता है कंक्लूजन, या तो इसको डाल सकते हो, क्योंकि दोनों कोट आप यूज करोगे नहीं, तो एक कोट आप यहाँ पे बचा के रख सकते हो। ठीक है। कि ग्रेट पावर हम लोग किसको बोलेंगे, जो मतलब पावर को बस केवल अपने इंटरेस्ट में ना यूज करें, बल्कि ऑल्सो बैलेंसेज विद द ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है। मतलब आप इसमें वसुदेव कुटुंबकम की बात कर सकते हो, मतलब हु ट्रीट्स द होल वर्ल्ड एज अ वन फैमिली। ठीक है। तो इस थॉट से आप अपने इस कोट को एंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस कोट से एंड कर सकते हो। राइट। इसमें किसी को कुछ इशू। तो इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज द राइट टू डू। एक बार। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज द राइट टू डू, डिस्कस। है ना। नैतिकता क्या है, यह जानना है कि हमें क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है। देखो मतलब मेन चीज क्या है, कोर्ट में अगर आप बहुत अच्छे से अगर स्ट्रक्चरिंग करना सीख गए, तो आप आराम से इसको बना ले जाओगे। इसमें एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया। इसमें मैं एक असाइनमेंट लिखा था कि आप ये चीज करके भेज सकते हो 2025, 2025 और 2024 और 2023 के जो कोर्ट वाले क्वेश्चन हैं, उसको आप बस ब्रेक करो। है ना। इंट्रोडक्शन क्या बन सकता है, हेडिंग 1 क्या होगा, हेडिंग 2 क्या होगा, हेडिंग 3 क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। है ना। बस इसमें आप बस लिख दो कि इस कीवर्ड को डिफाइन करेंगे, इसमें बस लिख दो हेडिंग 1 ये रहेगा, और इसमें 4 या 5 पॉइंट, जितना पॉइंट आपको लिखना हो बस लिख दो आप। कोड को बस एक बार पहले अच्छे से ब्रेक करना सीखो, एक बार ये चीज सही से आ गया, आराम से आप उसको हैंडल कर ले जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे ये दीप्ति ने बना के भेजा है, सिलेक्टेड है। तो उन्होंने देखो इस तरीके से कोड को ब्रेक किया है, 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मतलब बस इतना ही आपको करके भेजना है मुझे, कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे पहला हेडिंग आपका ये रहेगा, उसमें आप कितने पॉइंट लिखोगे। दूसरा हेडिंग क्या रहेगा, उसमें आप कितना पॉइंट लिखोगे, कंक्लूजन में क्या रहेगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिख दिया, डायग्राम भी डालना है। राइट। तो इस तरीके से आप मतलब 2025, 24 और 23 के क्वेश्चन करके मेरा नंबर आप उसमें लिखा हुआ है, आप उसको सेव कर लो। उस पर आप मुझे भेज दोगे तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा।
बट ये चीज जब तक आप नहीं समझ पाओगे, जब तक इसको अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो कोर्ट में 5 मार्क्स आउट ऑफ 10 लाना बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है आपके 3 मार्क्स या फिर 3.5 मार्क्स ऐसे आए, है ना। बट कोर्ट वाले क्वेश्चन में आसानी से 5 नंबर लाए जा सकते हैं। बस जरूरत क्या है, हर कोर्ट को आप अच्छे से ब्रेक करना सीख लो, है ना। और ब्रेक करने का फायदा क्या है कि आपके पास पहले क्या था, बस एक ही कोड था, अब उस पे आपको आपने उसको ब्रेक कर लिया तो आपके पास 2 हेडिंग हो गया। आपको सोचने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी कि मुझे 3 या 4 पॉइंट बस इसमें जनरेट करना है, 3 या 4 पॉइंट इसमें जनरेट करना है। राइट। तो क्या डायग्राम बन सकता है, इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करेंगे, हेडिंग 1 क्या होगा, हेडिंग 2 क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट मेंशन कर दो, वे फॉरवर्ड लिखना है तो वे फॉरवर्ड बना के डायग्राम कहीं डालना है, डायग्राम बना दो। लेकिन ऐसे करके भेजना है, अगर ऐसे करके भेज पाओगे तो आपका बहुत अच्छे से धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो टेबल बोला है, कि मतलब इस वाले में हम टेबल से समझाएंगे। यहाँ पे देखो पूछा क्या है कि महावीर का टीचिंग क्या है और रिलेवेंस क्या है। इस साइड ये क्या बताएंगे, टीचिंग क्या है, इस साइड ये बताएंगे रिलेवेंस क्या है उसका प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में जब जब भी कोई कोर्ट का हमको रिलेवेंस बताना है कंटेम्प्रेरी टाइम में, तो हमको कंटेम्प्रेरी टाइम पे पहले इशूज सोचने होंगे। अगर आप इशूज सोच पा रहे हो तो आराम से आप रिलेवेंस बता लोगे। ठीक है, अलग अलग लेवल पे सोचो कि प्रॉब्लम क्या है, फैमिली लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, गवर्नेंस, या फिर आप वो सोच सकते हो आईआर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आईआर में जैसे क्या हो गया, मतलब वॉर हम लोग देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, करप्शन है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं कि हेट स्पीच हो रहा है, नॉन वायलेंस हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी में। ठीक है, राइज ऑफ सोशल मीडिया हो रहा है। ओके, तो पहले आप इशूज सोच लोगे तो कोई भी कोट रहेगा थिंकर का, आपको बस उससे कनेक्ट करना रहेगा। आपको बस पता होना चाहिए कि हर एस्पेक्ट में क्या क्या इशूज हैं। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस का मतलब क्या है, कि अभी टाइम में इस स्कॉलर या थिंकर का अभी के टाइम में इनके थॉट का रिलेवेंस क्या है। जैसे गांधी का थॉट है ना, तो अब इनका रिलेवेंस क्या है, तो हम अलग अलग एस्पेक्ट में सोच लेंगे। फैमिली लेवल पे क्या हो सकता है, रिलीजन लेवल पे क्या हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे क्या हो सकता है, इवन इकोनॉमी लेवल पे इनका ट्रस्टीशिप मॉडल बता सकते हो, गवर्नेंस लेवल पे आप इनका अंत्योदय वाला मॉडल बता सकते हो, अंत्योदय थ्रू सर्वोदय, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में एक इसका बता सकते हो, 7 सिन की बात कर सकते हो। बिजनेस पे भी आप बता सकते हो, जैसे बिजनेस विदाउट इथिक्स अगर कर रहे हो तो वो एक तरीके से सिन है। तो आपको बस पहले इश्यूज दिमाग में सोचने हैं, और बस उन सब जो थॉट है उसको कनेक्ट कर देना है उस इश्यूज से। आपको थॉट भी बताने हैं और उसको कनेक्ट करना है कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या है, उसको कैसे वो रिजॉल्व करेगा। राइट। तो हम लोग का एक तो यहाँ से हम लोग अंडरस्टैंडिंग देखिए कैसे कोड को ब्रेक करना है, ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बस 2 क्वेश्चन और है उस पे हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक करने पे फोकस करते हैं, कैसे इसको तोड़ सकते हैं। वो चीज सबसे जरूरी है एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कोड बेस्ड क्वेश्चन में, है ना। आराम से आप 5 साढ़े 5 तक नंबर इसमें ला सकते हो, अगर आप चीजों को सही से ब्रेक कर पाओ, क्वेश्चन के की डिमांड को अच्छे से एड्रेस कर पाओ। अब जैसे इस क्वेश्चन का मान लो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग एक प्रॉपर बनाएंगे इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसमें क्या लिख सकते हैं, कोई बताना चाहेगा। सर, ये लिख सकते हैं कि अधिकार आधारित नैतिकता और हम्म। कर्तव्य आधारित नैतिकता के बीच टकराव के बारे में ये है, इसी को थोड़ा अच्छे से फ्रेम करके। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और कोई तरीका। जैसे आप लोग ये पढ़े हो नॉर्मेटिव थिंग्स, है ना। नॉर्मेटिव थिंग्स फोकस किस पे करता है, किसी को आइडिया है नॉर्मेटिव थिंग्स।
मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स ऑफ फोकस, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, तीन जो डायमेंशन ऑफ एथिक्स होते हैं, उसमें हमने चार डायमेंशन पढ़े हैं, हम्म, है ना। कि पहला क्या है, मेटाफिजिकल हो गया, मेटा एथिक्स हो गया। सेकंड क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स है। थर्ड क्या है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो गया। फोर्थ क्या है, अप्लाइड एथिक्स, है ना। तो जो सेकंड वाला हम लोग नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स किस पे फोकस करता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हाँ, है ना। कि आपको हर सिचुएशन बता देगा, इस सिचुएशन में जैसे मान लो स्टीलिंग, बोल देगा कि ये अनएथिकल है। ठीक है, चोरी करना क्या है, अनएथिकल है। तो ये नॉर्मेटिव एथिक्स आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा कि क्या सही है क्या गलत है, एथिक्स के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि उस एस्पेक्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कि नॉर्मेटिव एथिक्स, मतलब ये जो कोट है नॉर्मेटिव एथिक्स के रिलेवेंस को दिखा रहा है कि हम कैसे चीजों को सही और गलत में कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, है ना। एक तरीका और है, जैसे आप एथिक्स वर्ड को ही डिफाइन कर दो, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का तरीका है। अब इसमें हेडिंग बताओ क्या हो सकता है, हेडिंग वन, हेडिंग टू। अगर आप इसको सही से बता ले गए तो समझो आप आंसर इसका कर लोगे, क्योंकि उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। हेडिंग कोई सर, बताना चाहेगा? हम्म। सर, पहला हेडिंग होगा कि अधिकार और औचित्य के बीच का अंतर नैतिकता है हम्म। उसको। यह दूसरा हेडिंग है कि कैसे हम इस अंतर को जानें, मेरे अच्छा, हिसाब से। ठीक है, ठीक है। मतलब देखो इसमें एक तो कोई और तरीका है, कोई और इंट्रोडक्शन इसमें हेडिंग स्ट्रक्चरिंग में? एनीवन एल्स? ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा देखो, मतलब हेडिंग ब्रेक करना सीखना होगा। कोड, अगर मतलब कोड बेस्ड आंसर को अच्छे से टैकल करना है तो जैसे देखो श्रद्धे, तुम्हारा भी मतलब हेडिंग जो बताए हो सही है ना। लेकिन अगर उसको हम लोग और अच्छे से ब्रेक करना चाहें तो एक इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मतलब आपके पास राइट क्या है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज राइट। एक होता है कि आपके पास अधिकार है, जैसे आपके पास फ्री स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना, ये आपका अधिकार है। लेकिन व्हाट इज राइट फोकस करता है कि आपको क्या बोलना चाहिए। मान लो आप पब्लिक प्लेस पे हो, आपको क्या बोलना चाहिए, प्राइवेट प्लेस पे आपको क्या बोल सकते हो। तो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे इथिकल वाला एस्पेक्ट आ जाता है। यहाँ पे क्या है, बस आपका राइट है। जैसे फंडामेंटल राइट में जो चीजें मिली हैं, यहाँ पे फोकस करेगा आपका फंडामेंटल ड्यूटी पे, आपका ड्यूटी ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइंटिफिक टेम्पर, या फिर अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, या फिर फ्रेटर्निटी को प्रमोट करो। ठीक है, अपने नेशनल एम्बलम को रिस्पेक्ट करो। तो ये सब क्या है, हमारा राइट की बात हो जाती है, मतलब सही क्या चीज है। या फिर सोशल जस्टिस को अपहोल्ड करो। तो ये डिफरेंस आप दिखा दोगे ना कि हम इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मतलब मेरे पास राइट ये है, लेकिन हमको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे, और हमेशा जब आप डिफरेंस दिखाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इस पॉइंट बनाओगे, यहाँ पे बस बताओगे कि अलग अलग एरियाज में, अलग अलग एस्पेक्ट में किसी के पास क्या अधिकार हो सकते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट का सोचेंगे, उसको क्या अधिकार हो सकता है ना, उसको बहुत सारी पावर मिली रहती है, अपहोल्डिंग द लॉज, है ना। या फिर बहुत सारा डिस्क्रिशन रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर को वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना उचित है, क्या इस पावर को मिसयूज करना चाहिए, ये यहाँ पे आप सेम टॉपिक से रिलेट करोगे कि मिसयूज नहीं करना चाहिए। फोकस करना चाहिए कि उसमें जो सिटीजन का हो, वेलफेयर हो, कल्याण हो।
ठीक है। क्या होना चाहिए? सोशल जस्टिस अपहोल्ड हो। ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप इसको भी, इस वाले एस्पेक्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कि मान लो कोई, आपके पास ये राइट है ना, कोई इसको सही उपयोग कर रहा है, कोई इसका गलत उपयोग कर रहा है। मान लो हमारे पास डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका हमने, मान लो कोई हमको ठेका देना है ना, कोई सिविल सर्वेंट है, उसको ठेका देना है, तो उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, या फिर अपने किसी रिलेटिव को दे दिया। तो क्या है, आपके पास अधिकार तो है कि आप रिलेटिव को भी दे सकते हो। ठीक है। लेकिन ये आपका क्या हो गया, क्या उचित था? नहीं उचित था। ठीक है। आपके पास डिस्क्रिशन था, लेकिन आपने उसको, जो राइट पर्सन था उसको आपने दिया। ये हो जाता है कि आपने, मतलब जो आपका एक्चुअल में व्हाट इज राइट टू डू, वो आपने किया है, क्या उचित है उसको आपने किया है। ठीक है। जैसे राजा राममोहन राय की बात कर रहे हैं, है ना, उनके पास राइट था, वो चाहते तो मतलब वुमेन के लिए कुछ नहीं बोल सकते थे, है ना, मतलब वो अपना मतलब जो भी उनके मतलब गोल्स थे उसको अचीव कर सकते थे। ठीक है, उनके पास राइट था। ठीक है, बट उन्होंने, वो वहां पे चुप नहीं रहे, उन्होंने आवाज उठाई, जिससे कि फाइनली सती बैन हुआ। राय हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए, गांधी जी हो गए, है ना, इनके पास भी तो बहुत सारे राइट थे, लेकिन इन्होंने उस राइट का बहुत अच्छा उपयोग किया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं गुड समार्टियन का, कि जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर मान लो हम लोग आप वहां पे खड़े हैं, ठीक है, आपके पास राइट क्या है, आप चाहो तो वहां से चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे आपने हेल्प कर दिया, तो ये आपका किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, कि आपने उचित काम किया है, व्हाट इज राइट टू डू, वो आपने किया है। ठीक है। आपके पास फंडामेंटल राइट है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप मतलब कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप एक तरीके से वहां पे कास्ट प्रमोट कर रहे हो, रिलीजन प्रमोट कर रहे हो, इथनिसिटी प्रमोट कर रहे हो इन पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो, है ना। दूसरे जगह आप फोकस कर रहे हो साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने पे, एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहे हो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो हम लोग को इस तरीके से सोचना है ना। और आप लोग इस पे थोड़ा सोचो, बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए। ओके, सो यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को? अभी क्या लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे से ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है? क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग इसमें आ पा रहा है? देखो, जब तक क्वेश्चन के आप इसेंस को नहीं पकड़ोगे, तो आप उतना अच्छा मार्क्स अचीव नहीं कर पाओगे। है ना, क्वेश्चन एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है, वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का एक्चुअल डिमांड क्या है, जब तक आप उसके जितना क्लोज पहुंचोगे, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका हम एग्जाम्पल यूज करके बहुत अच्छा मार्क्स उस क्वेश्चन में मिल गया, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन का जो इसेंस था, डिमांड था, उसको आपने बहुत अच्छे से कैच कर लिया। राइट। तो हमेशा हेडिंग को इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करना है ना। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से बता दिया कि क्या करने का अधिकार है, क्या करना उचित है। ठीक है। फिर कंक्लूजन थोड़ा सा बैलेंस करते हुए लिख देंगे कि मतलब हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें करनी चाहिए, मतलब राइट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। है ना, जैसे मतलब क्या वो एक कोट है उनका, लास्की का, आई थिंक।
एक राइट, मतलब उसमें थोड़ा सा एक उसमें राइट विदाउट ड्यूटी, ऐसे करके कुछ रिलेट करता हुआ है। सर एक किसी को। कोट महात्मा गांधी का है हाँ हाँ हाँ, कि बताओ। कर्तव्य के हिम अधिक कर्तव्य के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है, इस तरीके से। बहुत अच्छा है। मतलब इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, राइट विदाउट ड्यूटीज आर मीनिंगलेस, है ना। तो हमें अपना ड्यूटी भी परफॉर्म करना चाहिए। अगर मान लो पॉइंट जहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, वहां पे इसकी भी बात कर सकते हैं, निष्काम कर्मा। ठीक है, जैसे आप टैगोर का देखोगे, उन्होंने क्या बोला था, इकला चलो रे। ठीक है, आपका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, मान लो कई बार ऐसा होगा आपको कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपका अगर कॉज जस्ट है तो आपको अकेले चलना चाहिए। मतलब बाकी लोग का उस समय परवाह नहीं करना चाहिए, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे मतलब बाकी जो सिटीजन है, बाकी लोग का फायदा हो सकता है ना, तो आपको हमेशा मतलब उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो इन सब थ्योरीज को भी जब हम लोग पॉइंट लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि यूज हो जाए, या फिर एटलीस्ट कंक्लूजन में एक दो थ्योरी का यूज कर सकते हो आप। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्टर इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग। ठीक है, चरित्र वह है जो कोई देख न रहा हो तब भी सही कार्य करना। ठीक है, CS लुइस का एक कोट है, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है ना। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, नैतिक शासन की आधारशिला के रूप में चरित्र की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कोर्ट क्या है, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। तो कोर्ट भी यूपीएससी अलग अलग तरीके से पूछती है। ठीक है, तो हर साल आप देखोगे थोड़ा बहुत पैटर्न यूपीएससी चेंज कर देती है। कभी पूछेगी इस कोर्ट का अभी के टाइम में सिग्निफिकेंस क्या है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। कभी पूछ लेगा कि सिविल सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा कि इसका एथिकल गवर्नेंस या फिर नैतिक शासन में इसका भूमिका क्या है, इस पर्टिकुलर करेक्टर या फिर पर्टिकुलर कोर्ट का। ठीक है, तो हमेशा हमको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। सर क्योंकि क्वेश्चन में कोट कुछ रिलेशन नहीं है, या तो हम चरित्र हम्म को डिफाइन कर सकते हैं, या तो जो कोट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें हम लोग को करेक्टर को डिफाइन ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल थीम है कोर्ट का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेक्टर को या फिर चरित्र या फिर व्यक्तित्व को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड कोई आपको अगर कोट पता हो, कोट आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेट होगा इंटीग्रिटी से, है ना, कि मतलब हम लोग गांधी वाले से भी रिलेट कर सकते हैं, थॉट स्पीच एंड एक्शन। ठीक है, जब ये चीजें अलाइन हो तब वो दिखाता है कि आपका मतलब ट्रू करेक्टर दिखाता है ना। ये तो यहाँ पे जो करेक्टर की बात कर रहा है पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, ट्रू करेक्टर या फिर पॉजिटिव करेक्टर की बात कर रहा है। नेगेटिव करेक्टर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रू करेक्टर है, पॉजिटिव करेक्टर की बात कर रहा है, कि द करेक्टर इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। वही एक्चुअल में करेक्टर है या चरित्र है। ठीक है, इसमें क्या हमको मतलब यहाँ पे चाहो तो ना आप इस ये बना सकते हो, या फिर करेक्टर वर्ड को ही आप थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो एक छोटा सा डायग्राम बना के। मतलब करेक्टर के क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेना है, बट आपको थोड़ा सा सोचना है ऐसा। इसमें आप सोचो कि इसमें क्या हम लोग डायग्राम बना सकते हैं।
सर एक और डायग्राम बना सकते हैं हाँ। जिसमें एक अगर मैं बनाने के यहाँ पे तरीका सर है, हम्म। इस एक नीचे आधार है, उसके ऊपर दो खंबे टाइप का दो लाइन खींच दीजिए, उसका चरित्र लिख दीजिए, और उसके ऊपर ये लिख दीजिए नैतिक शासन, ताकि ऐसा लगे कि जो स्तंभ है, जो कि चरित्र है, वो नैतिक शासन को आधार दे रहा है। ओके, यहाँ मेरी आवाज आ रही है? हम्म, ठीक है। यहाँ इस तरीके से बोल रहे हो? हाँ सर, ये चरित्र हो गया, ये इसमें लिख दीजिए। इस वाले में? दोनों में सर चरित्र लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। मतलब ये एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है ना? हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक एकदम। और ऊपर के जो एक और ब्लॉक बनेगा जो कि बने, जिसपे लिखा है नैतिक प्रशासन। अच्छा। है ना? तो कुछ ऐसा थोड़ा कहीं कहीं पे आप इनोवेटिव सोच सकते हो कि कैसे मतलब इससे जो बिल्डिंग ब्लॉक है कैसे वो नैतिक प्रशासन या फिर एथिकल गवर्नेंस स्टेब्लिश हो रहा है ना? या फिर आप थोड़ा सा करेक्टर जो वर्ड है उसको भी अलग अलग एस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हो कि मतलब करेक्टर का मतलब क्या होता है, अपहोल्डिंग वैल्यूज, इंटीग्रिटी, है ना, मॉरल कंपास। तो ये सब आप इसमें ऐसे दिखा सकते हो। जैसे कोई भी कीवर्ड आए ना, तो जितना अच्छे से आप उसको ब्रेक करोगे उतना अच्छे से आप पॉइंट जनरेट कर पाओगे। तो शुरू में अगर दिखा दोगे करेक्टर का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, तो आपका पॉइंट जनरेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चरिंग पार्ट, कि कैसे इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है। इसमें अब हेडिंग क्या बन सकता है? हेडिंग का चरित्र नैतिक हम्म। शासन की आधारशिला। ठीक है। हाँ, नैतिक शासन की आधारशिला। अच्छा हेडिंग है ना? तो इस तरीके से हमारा पहला हेडिंग हो गया। या फिर चरित्र की भूमिका नैतिक शासन हम्म, में, है ना? तो इस तरीके से फर्स्ट हेडिंग हो गया। सेकंड हेडिंग क्या बना सकते हैं हम? चरित्र कैसे डेवलप किया जाए सिविल शासन में, शॉर्ट हेड करके। हाँ हाँ हाँ, हाउ टू बिल्ड करेक्टर। या फिर ठीक है, तो कैसे हम लोग चरित्र निर्माण कर सकते हैं इस पे हम लोग थोड़ा पॉइंटर बना सकते हैं, है ना? अब यहाँ से देखो, तो इसको कवर कर लेते हैं फर्स्ट हेडिंग को। जैसे फर्स्ट हेडिंग क्या बोल रहा है कि चरित्र जो है या फिर करेक्टर जो है, रूल ऑफ करेक्टर इन एथिकल गवर्नेंस। ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? देखो, क्वेश्चन एक एस्पेक्ट पूछा है तो कम से कम, और इसमें कुछ पूछा नहीं है ना? आपसे वो ये नहीं पूछा है कि चरित्र निर्माण कैसे करना है। तो कोशिश करना है 6 से 7 पॉइंट आपका इस वाले एस्पेक्ट में आ जाए, है ना? और वो आएगा कैसे, आप इस वर्ड को ब्रेक करो। जितना अलग अलग मीनिंग इसका आप निकालोगे उतना अच्छे से आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे। जैसे आप बोल दिए कि चरित्र का मतलब होता है इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे आप रिलेट कर दिए। इससे क्या होगा, इट विल लीड टू प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ऑफ होल्डिंग रूल ऑफ लॉ, है ना, बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है। चरित्र का मतलब होता है कि करेज, है ना, जैसे मतलब प्लेटो क्या बोलते हैं, कार्डिनल वर्च्यू में उनका करेज पे फोकस करते हैं ना। अगर करेज रहेगा तो उससे क्या होगा, आपके अंदर वो चीज नहीं आएगा कि आप जो पॉलिटिकल प्रेशर्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है। या फिर मतलब डिसीजन मेकिंग आपका सही रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से करेक्टर वर्ड को अच्छे से पहले ब्रेक करना है। इसका और क्या मीनिंग हो सकता है गुड करेक्टर का मतलब? और देखो यहाँ पे हम लोग को जब लिखते हैं ना, थोड़ा ये एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है कि व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अगर इस पे ध्यान दोगे तो थोड़ा और अच्छे पॉइंट जनरेट होंगे, है ना? यहाँ पे जैसे देखोगे सिविल सर्वेंट के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होता है ना? तो अगर ज्यादातर उनसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप इस डिस्क्रिशनरी पावर का
जुडिशियस यूज करो। ठीक है, लेकिन वो जुडिशियस यूज करते नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सिविल सर्वेंट है जहां पे उसको कोई देख नहीं रहा है, फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो उससे क्या होगा? गुड गवर्नेंस होगा, बिल्ड ट्रस्ट होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स होगा, है ना? ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मान लो सिविल सर्वेंट है, एक तरीके से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोग दिखा दिए डिस्क्रिशनरी पावर है ना? अब यहाँ पे एक दिखा दिए कि गुड करेक्टर, और एक दिखा दिए बैड करेक्टर। इससे क्या होगा? इसको थोड़ा सा अच्छे से ही बना लेते हैं, मतलब ये डायग्राम आप यहाँ पे एक्चुअल में यूज कर सकते हो। सिविल सर्वेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट, अब उसके पास बहुत सारा डिस्क्रिशन होता है ना, डिस्क्रिशनरी पावर होता है। अब यहाँ पे पर्सन विथ गुड करेक्टर, जो सिविल सर्वेंट है गुड करेक्टर है, तो उससे क्या एस्टेब्लिश होगा? वेलफेयर होगा, गुड गवर्नेंस होगा, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जहाँ पे गुड करेक्टर जो है, हम लोग क्या ले लेते हैं? बैड करेक्टर। तो अब वो क्या करेगा? डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज करेगा, मिसयूज होगा, मिस गवर्नेंस इसमें होगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी तो करप्शन ऐड होगा। कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, एग्जाम्पल बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, सर अगर अशोक अशोक खेमका का हाँ आज हाँ गुड कैरेक्टर में, एंड जैसे पूजा केटकर वाला जो मैटर था उसको हाँ, टाइम उसमें पूजा बात केट किया करके है। लिख सकते हैं, या फिर अभी जैसे जस्टिस वर्मा वाला हो गया, है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको वो कर सकते हैं, कलाम की बात कर सकते हैं गुड करेक्टर में। ठीक है। हम्म, एक आईपीएस करके, संतोष करके आईपीएस थे, उनकी बात कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पे ये वाला छोटा सा डायग्राम ऐसे बना के दिखा सकते हैं, और इस वर्ड को आपको ब्रेक करना है, जितना अच्छे से आप इसको तोड़ पाओगे उतना ज्यादा पॉइंट अच्छे से आप जनरेट कर पाओगे। ध्यान बस ये देना है होगा क्या, कई बार बस केवल लोग इस पे फोकस कर देंगे, इट विल लीड टू द पब्लिक ट्रस्ट, या फिर इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, या फिर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, है ना? ये चीज बताते जाएंगे, लेकिन इस कीवर्ड से और ये वाले कॉन्टेक्स्ट को लिंक नहीं करेंगे। और जो इसको मिस कर देगा, करेक्टर के डिफरेंट मीनिंग क्या हो सकते हैं, और हमको इससे रिलेट करते हुए लिखना है। जो इसको कर पाएगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो बस दिखा रहा है कि इट विल लीड टू बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इट विल लीड टू द अपहोल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना, इट विल लीड टू द जुडिशियस यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, है ना? बस आप डायरेक्ट लिखने से नहीं होगा, आप बताओगे कि डिस्क्रिशन है, लेकिन यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है वो क्या है, उसके अंदर इंटीग्रिटी है, कोई देखे या ना देखे, वो टाइम से ऑफिस आ रहा है, वो मतलब जो डिस्क्रिप्शन पावर है उसको सही से यूज कर रहा है, तो क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, उसका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, लास्ट जो ये है क्या बोलते हैं, अंत्योदया सर्विसेज क्या होंगी, वहां तक पहुंच पाएंगी, अंत्योदय थ्रू सर्वोदया। ठीक है। इसमें किसी का कुछ पॉइंट है? तो हम लोग इस वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं कि करेक्टर, अगर गुड करेक्टर है तो उसके अंदर क्या क्या चीज दिखेंगी। अकाउंटेबिलिटी दिखेगा, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी दिखेगा, है ना, कंपासन दिखेगा, ठीक है, करेज दिखेगा, ज्यादातर जो वैल्यूज हम लोग नोलन कमेटी में पढ़ते हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है। लैक ऑफ बायसनेस, क्रिटिकल थिंकिंग दिखेगा, ठीक है, फेवरेटिज्म नहीं होगा वहां पे, ऑब्जेक्टिवनेस रहेगा, ओपननेस रहेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीनिंग है गुड करेक्टर का। अब बस आपको इसको कनेक्ट कर देना है जो गुड गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि जो हम लोग यूएनडीपी का 8 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस का, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंट सर्विसेज डिलीवरी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है, अंत्योदय थ्रू सर्वोदया, ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट, लेजिटिमेसी, है ना?
लेजिटिमेसी या फिर बिल्डिंग ट्रस्ट, है ना। तो इस पे जहां पे लेजिटिमेसी है वो फार्मूला आप लिख सकते हो कि पावर प्लस अथॉरिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेसी, सॉरी, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। मतलब देखो पावर अथॉरिटी में डिफरेंस होता है यहाँ पे, मतलब आपका लेजिटिमेसी कब आता है, जब थोड़ा सा आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो। इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, मतलब जैसे पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू लेजिटिमेसी, ये भी लिख सकते हो आप। पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल टू अथॉरिटी, ये भी लिख सकते हो। बस कनेक्ट करना है कि कैसे, जब कोई देख नहीं रहा है, इन सब वैल्यू से क्या फायदा होगा। क्योंकि देखो कंपासन क्यों जरूरी है, कई बार होगा कि आप बस, जब आप डिलेमा फेस करोगे, लॉज वर्सेस ड्यूटी, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं, हाँ, मतलब लॉज वर्सेस ड्यूटी। आपको, आपका रोल क्या है, अपहोल्डिंग ड्यूटी, अपहोल्डिंग लॉज, है ना। लेकिन आपको दिख रहा है कि नहीं ये जेन्युइन बेनिफिशियरी है, कुछ इसके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बस फोकस करोगे कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, तो आप लॉज तो अपहोल्ड कर लिए, लेकिन वो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी था उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर कंपासन है तो आप इस डिलेमा को आसानी से टैकल कर लोगे। आप देखोगे उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है जिससे काम चल जाए। आप हो सकता है दूसरा डॉक्यूमेंट देख लो कि वेरीफाई हो जाए। ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, आप उसको बनवाने में हेल्प कर दोगे। ये तभी आएगा जब आपके अंदर कंपासन होगा। ठीक है। तो ये क्या हेल्प करेगा, हेल्प करेगा सिविल सर्वेंट को जब भी डिलेमा होंगे लॉज वर्सेस ड्यूटीज में, उसमें ओवरकम करने में हेल्प करेगा, अगर पर्सन विद गुड करेक्टर होगा। तो आपको करेक्टर को, वर्ड को ब्रेक करना है, और उसको कनेक्ट करना है क्वेश्चन के डिमांड डिमांड से, और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट क्या है, नो वन वॉचिंग। ठीक है, डिमांड क्या है, इथिकल गवर्नेंस कैसे स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, और कनेक्ट किसको करना है, करेक्टर को। अगर आपका हर पॉइंट ये दो चीज तीन चीज दिखेगा, इससे कनेक्ट करता हुआ दिखेगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तब आप क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ पाए हो, ये दिखा रहा है। आप क्वेश्चन के इसेंस या फिर क्वेश्चन के की डिमांड को आप अच्छे से बहुत समझ पाए हो। लेकिन अगर आप ये दो पार्ट एकदम स्किप कर दिए, बस आप कॉन्टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हो, या फिर बस कुल डिमांड पे फोकस कर रहे हो कि इथिकल गवर्नेंस कैसे स्टेब्लिश हो रहा है, उसमें करेक्टर वाले एस्पेक्ट नहीं ला रहे, कॉन्टेक्स्ट नहीं ला रहे हो, है ना, तो फिर थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और इसको हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, एक बार जब भी कंक्लूजन लिखो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि क्वेश्चन में कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने कंक्लूजन कुछ और लिख दिया, है ना। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ डज करेक्टर बिकम फाउंडेशन ऑफ इथिकल गवर्नेंस, है ना। तो एक हेडिंग हम लोग और सोचे थे इसमें कि करेक्टर को बिल्ड कैसे करना है, करेक्टर बिल्डिंग कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं करेक्टर बिल्डिंग के लिए, आप लोग बताओ। सर वही सब होगा कि नैतिकता प्रशिक्षण हो, और हम्म। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हो सकता है, या मूल्यांकन प्रणाली हो सकता है, प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, इथिकल ऑडिट बोल सकते हैं ना। हम्म, हम्म। और कुछ। मान्यता एवं सम्मान करके कर सकते हैं कि जो अच्छा कर हाँ रहा ये है बहुत उसको। अच्छा पॉइंट है, उसको मतलब रिवॉर्ड करो, जो मतलब थोड़ा सा मतलब चीजों को मतलब अपहोल्ड नहीं कर रहा है चीजों को, लॉ को अपहोल्ड नहीं कर रहा है, या फिर डिस्क्रिप्शन का मिसयूज कर रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, फिर डिमोटिवेट और डिमोशन कर सकते हैं, है ना। हम्म, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और कैसे करेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, जब आप देखते हो ह्यूमन इंटरफेस, मतलब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन है, जैसे फैमिली हो गए, टीचर हो गए, इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सोशल मीडिया हो गए, है ना। तो इनको हम्म, एक्टिव पॉजिटिवली रोल प्ले करना पड़ेगा, या फिर आपके रोल मॉडल हो गए, हम्म, अच्छे रोल मॉडल को आप प्रमोट करो, जैसे कलाम हो गए, गांधी जी हो गए, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग हो गए, ठीक है, टीएन सेशन हो गए। तो बिल्डिंग रोल, रोल मॉडल, है ना, प्रमोटिंग रोल मॉडल, तो ये आप दो चार नाम लिख सकते हो।
ठीक है, और आपको मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने से आ जाता है। जैसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस, और फिर सोशल अवेयरनेस, फिर सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट। आप अपने इमोशन को समझ पा रहे हो, दूसरे को इमोशन को समझ रहे हो, अपने इमोशन को मैनेज कर रहे हो, दूसरे को इमोशन को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब आप कोई चीज अगर सीखना है तो उसको प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं इसमें? सर सी कंक्लूज राजगोपालाचारी का एक कोट है कि हम्म सिविल सेवक केवल सत्ता का मतलब सरकार का उपकरण नहीं है, वह हम्म जनता का सेवक है, जनता का सेवक मेन उद्देश्य, इस तरह का कोट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसका ठीक है, यूज कर ठीक है। सकते हैं। मतलब उसको इस माइंड सेट से मतलब बाहर निकलना होगा ना, कि मतलब उसको ये माइंडसेट डेवलप करना होगा कि एक्चुअल में उसका काम क्या है, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, या ना कि एक और, सत्ता का सेवा करना। हम्म। एक और मतलब है लेकिन सर कि सत्ता का सेवा थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा है। मतलब ऐसे बस बोल दो कि सिविल सर्वेंट का एक्चुअल काम है कि जनता के हित को प्रमोट करना, अपहोल्ड करना। हाँ बताओ। ये सत्ता केंद्रित कार्य संस्कृति से सेवा केंद्रित कार्य संस्कृति की ओर संक्रमण, हम्म। ट्रांजिशन। मतलब देखो, सत्ता वाला थोड़ा हम लोग अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ओके। सत्ता वाला कॉन्टेक्स्ट आ नहीं रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। तो सर ये भी कर सकते हैं कि जो पेशे पेशेवर अभिवृत्ति से नौकर लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। फिर एक महात्मा गांधी जी का कोट है, मतलब वो कोट हम्म। भी डाल सकते हैं, जैसे आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में हाँ हाँ देखना हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल। सबसे यही बेस्ट यही इंट्रोडक्शन भावना है। यही भावना हम्म। चरित्र निर्माण की आधारशिला है, और यही विकसित भारत, सुशासन तथा लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत अच्छा कंक्लूजन है ना। मतलब ये एकदम क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, गांधी जी का ये वाला कोट हम लोग लिख सकते हैं कि जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हो, वो आप पहले अपने आप से शुरू करो। तो पहले अपने आप पे अप्लाई करोगे तो बाकी लोग भी आपको फॉलो करेंगे। देखो, जैसे इसका तुरंत आप एग्जाम्पल सोचो कि जैसे मान लो अगर कोई सिविल सर्वेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर वो चीजें अच्छी कर रहा है, वो अगर करेज दिखा रहा है, वो इंटीग्रिटी दिखा रहा है, या फिर वो कंसेंसस मतलब सबकी सहमति लेके काम कर रहा है, तो वो पूरे वर्क कल्चर पे दिखेगा। पूरे ऑफिस का वर्क कल्चर क्या हो जाएगा, बहुत हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर वो चीज दिख रहा है तो अब सिटीजन्स भी देख रहे हैं उस चीज को, है ना, तो सिटीजन्स का ट्रस्ट बढ़ जाएगा, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, है ना। 80 का बहुत अच्छा कंक्लूजन लगा मुझे। तो गांधी जी के इस वाले कोट से आप प्रिंट कर सकते हो। राइट। तो ये था हम लोग का आज का डिस्कशन। हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं कि फाइनली जब कोर्ट वाले क्वेश्चन आए तो क्या करना है। जो हम लोग ऐसे में अप्रोच लगाते हैं, थोड़ा सा उसको दिमाग में रखना है कि कोसे जो कोर्ट है उसको ब्रेक करना है ना, वेरियस एस्पेक्ट में। जब आप देखो ऐसे का ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, आप क्या करते हो, पहले एक ब्रॉडर ब्रॉडर डायमेंशन बनाते हो कि इस ऐसे में हमको ये तीन चार एरिया कवर करना है। और उसमें भी जब आप लिखते हो कि जो ऐसे का कोर थीम है, उस पे आप लिख देते हो कि इस पे मैं 50% स्पेस इस पे लिखूंगा, या फिर अगर दोनों पर्सपेक्टिव काउंटर पर्सपेक्टिव दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तो 50%। अगर लग रहा है कि जो कोड दिया है वो एक्चुअल में ट्रूथ है ना, तो वहां पे हमारा ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ सकता है, 80%। मान लो उसमें कुछ निगेटिव दिख ही नहीं रहा है, तो उसमें 70-80% लिख सकते हैं। फिर हम बस उस पर एक बता देंगे कि हाँ, ये वे फॉरवर्ड हो सकता है। जैसे इस वाले में क्या है, इसमें कुछ निगेटिव दिख ही नहीं रहा है, कि चरित्र वह है जब कोई देख ना रहा हो तब भी सही करना, है ना। तो ये मतलब कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका काउंटर नहीं सोचेंगे, बल्कि कुछ और डायमेंशन जो इस पे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब वहां पे हमने उसका पढ़ा था कि पीस कैन नॉट बी स्टेब्लिश बाय फोर्स बट बाय अंडरस्टैंडिंग, तो वहां पे हमने अलग अलग तरीके सोचे कि फोर्स से कैसे पीस स्टेब्लिश हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग से कैसे हो सकता है, दोनों के बैलेंस से कैसे स्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, या फिर अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करें, फोर्स पे कम करें, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे हमने इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में ब्रेक किया।
पर्सपेक्टिव, काउंटर पर्सपेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है एग्जैक्ट, वो मतलब उस पे हम लोग कुछ काउंटर नहीं बना सकते, है ना। उस पे हम लोग अगर डायमेंशन बनाना है तो एक बस बोल सकते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, सिविल सर्वेंट की बात हो रही, तो हमको एक बस वे फॉरवर्ड टाइप बना देना है कि इसको हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं करेक्टर। ठीक है। एक मतलब कुछ ऐसा कोट है, एग्जैक्ट लाइन मुझे नहीं याद आ रहा है, मतलब उसमें वैसा ही जैसे हम लोग करेक्टर वो ऐसा होता है जैसे जो हम लोग रिपीटेडली काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्या है कि हमको क्वेश्चन को जो कोट होगा उसको ब्रेक करना है मल्टीपल हेडिंग्स में, हेडिंग बनाना सीखना है। और उस पे आप अभी आप बना के 2023 का, 24 का और 25 का बना के आप मुझे भेज दो, तो एक बार मैं फीडबैक दे दूंगा अप्रोप्रिएट हेडिंग आप बनाए हो कि नहीं, क्वेश्चन का जो इसेंस है आप उसको पकड़ पाए हो कि नहीं। ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा कितना भी अच्छा आप आंसर लिखो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आपका हेडिंग या फिर स्ट्रक्चरिंग पार्ट जो हेडिंग का है वो आपका अप्रोप्रिएट हो, क्वेश्चन के हिसाब से हो। थर्ड चीज क्या हम लोग समझे हैं कि पॉइंट में लिखना है। ठीक है। और इंट्रोडक्शन 3 क्वेश्चन है तो कोशिश करो 3 अलग अलग तरीके से शुरू हो। मल्टीपल टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस किए, तो थोड़ा सा आप कोशिश करो इंट्रोडक्शन या फिर जो बहुत सारे कीवर्ड हैं कोड के सर इस उसको। क्वेश्चन हम्म। को, सर एक इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन को शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो हम्म। सेम क्वेश्चन में हमने एक और कोट लिया था इंट्रोडक्शन में, मार्टिन हम्म। लूथर का कोट था वो, कि अच्छा। शिक्षा का सही उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास करना नहीं, बल्कि बुद्धि के हम्म। साथ चरित्र का निर्माण करना। ये वाला कोट हमने उस टाइम इंट्रो में एड ऑन किया था कि हाँ हाँ हम। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, सर, ठीक है। इसको पहले ही हम एक सेशन में बार किए थे। अच्छा अच्छा। ओके, रिपीट हो गया फिर। एक्चुअली मैं बहुत सारे ऐसे सेशन करते रहता हूँ ना, तो हो सकता है रिपीटेशन हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो इंट्रोडक्शन में ये वाला कोड अच्छा था 80 का, पिछले वाले में अब मुझे याद आया कि हाँ हमने ये डिस्कस किया था एक बार। ठीक है। तो एजुकेशन से भी आप शुरू कर सकते हो कि एक्चुअल जो मतलब एजुकेशन का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, करेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे जब आप वे फॉरवर्ड कर रहे हो नैतिक प्रशिक्षण, यहाँ पे भी चाहो तो एक कोट लिख सकते हो, बट थोड़ा सा रिलेट उतना नहीं होगा। सर तो क्या एक साथ हम इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में दोनों में कोट ऐड ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस क्वेश्चन का डिमांड अच्छे से मीट हो। मतलब देखो कोट हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक वो क्वेश्चन के एग्जैक्ट डिमांड के हिसाब से ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कोट आपको याद है तो लिख दिया, अगर क्वेश्चन में सही से फिट नहीं हो रहा है तो मत लिखो, फिर आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू करो। जी ऐसे सर, में भी ठीक है जैसे मैं सर। बच्चों के ऐसे पढ़ता हूँ ना, जैसे मेंस वाले बहुत सारे बच्चे हैं अभी, उनके ऐसे जब देखता हूँ तो कोट उनको याद है, बस वो लिख दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो ऐसे का थीम है उसके हिसाब से वो कोट नहीं लिख रहे हैं। और जितना ज्यादा इस तरीके से कोट आप लिखोगे जो ऐसे के एक्चुअल इसेंस या फिर डिमांड को नहीं रिलेट कर पा रहा है, उससे क्या होगा कि लगेगा कि आप डेविएट कर रहे हो। तो कभी भी कोट यूज करो तो कोशिश करो कि एकदम रिलेट हो रहा हो टॉपिक से, या उसको एक पहले बैकग्राउंड सेट करके ऐसा आर्टिकुलेशन या फिर कुछ आर्गुमेंट ऐसा लिखो कि वो वहां पे रिलेट हो जाए आपका जी टॉपिक सर। से। ठीक है। ठीक है, फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। किसी को कुछ डाउट है? सर हमें कौन से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करके देना है? अच्छा, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो क्या, मुझे लग रहा है ना। जी सर, मैं आज थोड़े 10 मिनट लेट हो गई। एक तो मैंने इसका किया था, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ठीक है, इसमें देखो बस हेडिंग समझ लो क्या था कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसमें डिफरेंस समझना है ना। हेडिंग हम लोग सोच रहे थे इसमें क्या बना सकते हैं। एक हेडिंग हमने बना दिया कि क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है। बस एक एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे मान लो सिविल सर्वेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर उसको सही तरीके से यूज करोगे सोशल जस्टिस ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, और गलत तरीके से यूज करेंगे तो क्या होगा, मिस गवर्नेंस, ट्रस्ट डेफिसिट, ये करप्शन, ये सब चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल आप समझा दो कि जैसे मान लो कोई एलोकेशन हो रहा है किसी चीज का, मान लो, या फिर मान लो रोड का हो रहा है कि किसी को ठेका आपको देना है,
ठीक है, अगर आपको मतलब वहां पे पावर तो आपके पास है, किसी को दे सकते हो, लेकिन अगर आपने उस पे वहां पे पर्सनल इंटरेस्ट लेके आपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी फैमिली मेंबर को दे दिया, वो उसका आपने गलत उपयोग कर लिया। लेकिन अगर आपने पावर था आपके पास, फिर भी आपने राइट पर्सन को दिया, जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किया है ना, कम टाइम में किया है और क्वालिटी के साथ किया है, तो वो आपने उस पावर को बहुत अच्छे से यूज किया। तो आपको दिखाना क्या है, क्या करने का अधिकार है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और क्या करना उचित है। और उचित वाले में दो पार्ट में ब्रेक करके करना है कि अगर उस पावर को सही यूज किए, अगर सही यूज नहीं किए, दोनों में एक एक एग्जाम्पल। ठीक है। जी सर। और एक क्वेश्चन ये वाला था, पावर कमांड्स ओबीडियंस, है ना, इसका लीडरशिप अर्न्स लेजिटिमेसी। शक्ति आज्ञा पालन करा सकती है, किंतु नैतिक नेतृत्व ही वैधता अर्जित करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मतलब दो तरीके से इंट्रोडक्शन सोचे थे, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दूसरा ये है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, है ना। सरदे ने एग्जाम्पल दिया था, गांधी हिटलर को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट था, एक बार इसका मैं सेशन रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना, और जी ज्यादा सर। चीजें क्लियर होंगी। एटलीस्ट कम से कम स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट्स है ना, उसको आप जरूर देख लेना। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को ब्रेक करके समझाया कि कैसे कोई भी कोर्ट वाला टॉपिक आएगा तो उसको समझना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंट्रोडक्शन कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। सर तो इसका फॉर्मेटिंग हमें आपको करके भेजना है जो आपने बोला था। हाँ हाँ, 2023 और 24-25 तीन के क्वेश्चन को बस आप ब्रेक कर लो, कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को हेडिंग में ब्रेक कर सकते हैं। एक मैं इसमें एग्जांपल भी दिखा रहा था, जैसे दीप्ति की कॉपी में मैंने दिखाई थी कि कैसे उन्होंने ब्रेक करके मुझे भेजा है ना। और ये इनका है, इन्होंने 2025 के क्वेश्चन को ब्रेक किया है। तो इस तरीके से कोशिश करना कि इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हेडिंग 1 में क्या रहेगा, हेडिंग 2 में क्या रहेगा, और उसमें नंबर ऑफ पॉइंट भी लिख देना, कि मतलब जिससे कि समझ में आए कि आप कितना बैलेंस मेंटेन कर पा रही हो, है ना। जी कई सर। बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन को, इस को समझ लिया, डिमांड को समझ लिया, लेकिन बैलेंस नहीं है, कि मतलब जो क्वेश्चन में पूछा था मेन एस्पेक्ट, उस पर आपने कम पॉइंट लिखे, जो थोड़ा सा फोकस नहीं था उस पर आपने ज्यादा पॉइंट लिख दिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट भी ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इस तरीके से। एक पूरा 2025 वाले पेपर का, या फिर 2000, क्योंकि ये सेशन कोर्ट पे था, तो आप 3 साल के कोर्ट, बस तीन तीन क्वेश्चन हर साल होंगे, तो उसको बस ब्रेक करके एक बार मुझे भेजना। ठीक है। जी सर। ओके सर। ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय बाय सर, थैंक यू।